कांग्रेस को अल्पसंख्यक मुसलमानों के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, पिछड़े दलितों के राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन पे इतराज है। क्योंकि कांग्रेस ने तय कर लिया आपको अब हम सत्ता भी नहीं देंगे, सूत्र भी नहीं देंगे, चुन के आने के काबिल नहीं रखेंगे, भी लगा तो जूती पे रख के रोटी का निवाला एमएलसी या राज्यसभा दे देंगे। राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको खाली बीजेपी को नहीं रोकना है, इनको कांग्रेस को जिंदा करना है। हमको कांग्रेस के एजेंडा को समझना पड़ेगा, उसको सब चलता। बीजेपी सत्ता में आए वाली चलती, महाविकास आघाड़ी को बीजेपी सत्ता में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान और दलित नहीं चलते। वरना आप बताओ, इतने मीठे मीठे बात कर रहे उद्धव साहब। औरंगजेब जिसने आतंकवादियों के गोलियां झेला कश्मीर में, वो मुसलमान पे मुझे फक्र है। तो औरंगजेब, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद की फैक्ट्री खत्म होगी, बंद होगी। आज भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर आपको मुसलमानों में देशभक्ति नहीं दिखती। तो एक औरंगजेब, एक एपीजे कलाम, एक अब्दुल हमीद तुमको नहीं मिला टिकट देने के लिए। तुमसे तो बाल ठाकरे अच्छे, जो कितना भी मुसलमानों के खिलाफ मुंह पे बोलते थे, और ये 70 साल से वोट लेने वाले कांग्रेस एनसीपी वाले, इनको एक मुसलमान नहीं मिला। और जब आरिफ नसीम खान के खुद के घर को आग लगी, या तो कांग्रेस की नीयत खराब है या हमारे वोटों की बरकत खत्म हो गई। जिस दिन से राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़कर शिलान्यास किया, खुदा कुदरत ने उस पर जवाल ला लिया। और जिस पार्टी पे जवाल है, उस पार्टी को आप अपने पाकिज़ा वोट दे के हिकमत कह रहे हो, तो आपके वोटों को भी कोई कामयाबी मिलने मजबूर है ना। अब उनकी वजूद खत्म हो गया तो ये सेना बीजेपी में चले गए। कई साल उन्होंने देश को संभाला है, पार्टी होने का मकसद देश को संभाला है, बीजेपी को लाना है। 30 सीटें जीतकर तो सरकार में नहीं बैठ रहे ना सर। जवाब तो लो ना आप सरकार में वैसे भी नहीं बैठेंगे। आप तो महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, औरंगाबाद एक एक्सेप्शन छोड़ दे तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने प्रकाश अंबेडकर साहब को कहा तुमने एमआईएम को साथ लिया, मुसलमानों को नहीं। जिस शिवसेना को बदुआएं देते थे, उंगलियां तोड़ते थे, लाइन लगाकर उसको वोट देने की तैयारी है। अब उसके अलावा जैसे औरंगाबाद की जब बात पे आते हैं, यहाँ पर भी आपने उम्मीदवार दिया क्यों आते तुम औरंगाबाद की बात पे? जरूर आना पड़ेगा आके फिर जो एक पत्रकार अच्छे प्रवक्ता और अच्छे पॉलिटिशियन बनते, आप आ जाओ। नहीं सर, मैं शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा हूँ। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। लोकसभा औरंगाबाद का इलेक्शन अब जो है बहुत अनकरीब है, 13 मई को वोटिंग होना है। उसी के चलते जैसे हम हर बार कह रहे हैं कि हर पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। कुछ अपक्ष उम्मीदवार है, 37 उम्मीदवारी यहां पर औरंगाबाद से भरी जा चुकी है। अब देखना यह आने वाले वक्तों में किस तरह की लड़ाई होगी, कौन यहां से खासदार बनेगा, देखने वाली बात तो है। लेकिन जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हमको कुछ ऐसे चेहरे हमारे सामने आते हैं तो चेहरों से बात करना हमारे लिए, हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको प्रवक्ता कहा जाता है, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है, फारूक अहमद साहब नांदेड़ से आते हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। वंचित बहुजन अघाड़ी के टॉपिक पे हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वंचित बहुजन अघाड़ी का इस वक्त स्टैंड रहेगा, आखिर क्यों वंचित बहुजन अघाड़ी इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई, उसके ऊपर हम इनसे बात करने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट। शुक्रिया बहुत बहुत। सवाल सीधा ये बनेगा सर, आखिर क्या वजह बनी कि इंडिया अलायंस के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी नहीं गई? क्योंकि मुझे तो लगभग ऐसा पता चला था कि आप 26 सीटें मांग रहे थे, फिर उसके बाद में पता चला कि 12 सीटों पर आपने डिमांड की। फिर कांग्रेस की तरफ से आपको बुलाया गया कि आप आइए, बात करिए, आपके साथ बात होगी, आपको सीटें दी जाएगी। लेकिन आखिर किसी क्या वजह बनी कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है अपक्ष, मतलब खुद ही मैदान में उतर गई है? देखिए, अभी आपने कहा कि वजह क्या बनी है, तो ये वजह आज की नहीं है, ये तारीख में इसकी वजह जुड़ी है। जब खुद विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के लिए, अछूतों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड लेकर एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त की कांग्रेस ने बाबा साहब की डिमांड ना अंग्रेजों को मंजूर करने दी, ना खुद मंजूर की और उसकी मुखालिफत की। उल्टे डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाने की कोशिश की थी कि बाबा साहब की इस मांग और इस लड़ाई की वजह से जो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुतासिर हो रही है, इनडायरेक्टली अंग्रेजों को मदद हो रही है बाबा साहब की। यानी इन शॉर्ट, आज के दौर में जैसे ये कांग्रेस वाले बी टीम बोलते हैं, उस दौर में अंग्रेजों की बी टीम तय करने पे तुले थे यही कांग्रेस के लोग।
और इमोशनल ब्लैकमेल करके बाबा साहब को 2 कदम पीछे लेने पर गांधी के पूना के अनशन ने, भूख हड़ताल ने 2 कदम पीछे आने पे मजबूर किया और तब वो पुणे करार हुआ। वो लड़ाई आज भी जारी है। कांग्रेस को अल्पसंख्यक मुसलमानों के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, पिछड़े दलितों के राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन पे इतराज है। वो कहते हैं कि तुम सत्ता और सूत्र नहीं संभालोगे, हमारे अधीन रहो, हमारे ज़हनी गुलाम बन के रहो। ये बेसिक लड़ाई है। हमको लगा था कि 2014 में वो कांग्रेस जो एक दौर में 400 सीटें पार थी, वो 50 नहीं कर पाई। 2019 में भी 50 नहीं कर पाई। तमाम सेक्युलर, तमाम मुसलमानों के एक गट्ठा वोटों के बावजूद जब वो नहीं जीती तो हमको लगा इस बार कांग्रेस की आना कुछ कम हो गई होगी और शायद इस बार वो संविधान को, देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस ने वही पैतरे चले। आप मुझे बताइए, 19 में हमारा अलायंस नहीं था। कांग्रेस बोलती है कि 12 सीटों पर वंचित की वजह से हम हारे। दूसरी तरफ 8 सीटों पर कांग्रेस की वजह से हम हारे। महाराष्ट्र में 16 सीटें ऐसी है जहां हमको 3 लाख से ज्यादा, 3.25 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, लाखों वोट हमको मिले 16 सीटों पर। 16 सीटों पर। और जब आप अलायंस में हमको एक तो दे रहे 4 सीट, हमने 26 मांगे नहीं थे। हमने कहा था सेना, कांग्रेस की ताकतें बढ़ गई, फूट गई पार्टियां, 12 सीटें चारों लड़ेंगे, 12 4 48। यस। लेकिन वो उनको मंजूर नहीं था। हमने कहा ठीक है, हमको क्या सीटें देना है तुम तय करके बोलो। बोले हम आपको 4 देंगे। कौन सी 4 देंगे अब आप बताइए। जहां हमको लाखों वोट मिले, वाले 3 लाख वोट मिले, पहली तरजीह उन्होंने हमको वो देनी चाहिए। एक तो 48 के तुम 10% भी दे रहे नहीं हमको। फिर कम से कम हमको वो तो पूछो कि कोई भी 4 लो। तो हमको जहां 3 लाख से ज्यादा मिले वो सांगली हम लेते। लेकिन वो सांगली पे तो आज भी शिवसेना कांग्रेस की लड़ाई खत्म नहीं हुई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पे। ऐसे कई सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो हमको देनी चाहिए थी। 3 लाख की नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं, 3.25 लाख की, 2.5 लाख की, 2.25 लाख की, 2 लाख की, 2.25 लाख की। ये हमको दे रहे दिंडोरी, नॉर्थ मुंबई, रामटेक, जहां पर हमारे कैंडिडेट दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पांचवे पायदान पे थे। जहां पर कांग्रेस के भी चौथे पांचवे पायदान पे थे, जहां कांग्रेस ना हमको वोट दिला सकती ना हमारा वोट बेस है, ऐसी सीटें वो हमको दे रहे थे। तो आप बताइए, कोई भी समझदार सियासी जमात अलायंस में क्या उनको जिताने के लिए जाएगी? खुद चुन के आना नहीं चाहेगी। हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई तो हमारे वजूद की है, हमारे रिप्रेजेंटेशन की है। कांग्रेस को 1947 से पहले 1 दर्जन से ज्यादा मर्तबा मुसलमान मिल गए थे ऑल इंडिया सदर बनाने के लिए। आजादी के 76 सालों में एक भी काबिल मुसलमान नहीं है, बहुत है, जिसको वो कांग्रेस का सदर बनाए। हम इस मुल्क के सदर जमुना बने हैं, इस मुल्क के राष्ट्रपति कई मर्तबा मुसलमान बनाए, लेकिन अफसोस कांग्रेस का सदर आज तक नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस ने तय कर लिया आपको अब हम सत्ता भी नहीं देंगे, सूत्र भी नहीं देंगे, चुन के आने के काबिल नहीं रखेंगे, तुम्हारी चुन के आने की सिफत खत्म करेंगे। हमारी मर्जी कभी लगा तो जूती पे रख के रोटी का निवाला एमएलसी या राज्यसभा दे देंगे, पिछले दरवाजे से आ जाओ। यही ज़हनियत की लड़ाई है। और अब भी कांग्रेस मोदी को हराने की, बीजेपी को हराने की लड़ाई नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को जिंदा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके एजेंडा पे 29 में बीजेपी को हराना है, हमारे एजेंडा पे 2024 में हराना है। अच्छा फारूक साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने की जब बात चल रही है, तो आपको भी ये समझ लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस इस वक्त बहुत ज्यादा पकड़ लग रही है हिंदुस्तान में। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पकड़ बना पाएगी इंडिया अलायंस, ज्यादा जोर शोर से आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से फैन फॉलोइंग देखी जा रही है कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की और शिवसेना की महाराष्ट्र में जो देखी जा रही है, फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ जाना आपको जरूरी था इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी को रोकना है? जैसे आप कह रहे हैं कि 2014 में 2019 में फिर आपने देखा, लेकिन अब ऐसा हुआ कि आपको उनको हराना था बीजेपी को, तो आप जाना क्यों नहीं गए? आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते। आपने एमआईएम के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, आप इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अब किसी को बीजेपी की बी टीम बोलने से पहले कि ऐसा तो ना हो कि फारूक साहब पर ही आरोप लग जाए, वंचित पर, कि ये बीजेपी की बी टीम है।
3 हिस्सों में वोटर बटा हुआ है। ये जो सबसे बड़ा नजर आ रहा ना, ये अपने आप को मजहब के फिरका परस्ती के आधार पर चुन के आने वाली जमात है। ये आरएसएस और बीजेपी का वोटर है, जो दिखने में सबसे बड़ा दिखता है। लेकिन ये दो ऐसे तबके हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन इसमें का एक तबका सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन ये कांग्रेस के हक में है। इनको खाली बीजेपी को नहीं रोकना है, इनको कांग्रेस को जिंदा करना है। एक तीसरा तबका है जिसको बीजेपी भी नहीं चलती, कांग्रेस भी नहीं चलती, इसलिए ये दोनों के खिलाफ है। अब ये बीच वाले की, अपने आप को सेक्युलर कहने वाले, अखिलियती और संविधान को बचाने की गुहार लगाने वालों की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेस की जिद को छोड़ो, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाने का ख्वाब मत देखो। ये तीसरे तबके को साथ लो, इसको साथ में ले लोगे तो तुम दोनों मिलकर इससे डबल बन जाओगे, इससे बड़े बन जाओगे। लेकिन ये इनको नहीं लेना चाहते। ये तीसरा जो वोट बैंक है, ये अंबेडकरवादी वोट बैंक है, ये आदिवासी वोट बैंक है, ये ओबीसी का वो दबा कुचला माइक्रो ओबीसी है जो बीजेपी को भी नहीं देना चाहता, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं देना चाहता। आप इसको साथ क्यों नहीं लेते? आप इसको साथ इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको बीजेपी को नहीं रोकना है, आपको अपने आप को बड़ा बनाना है। अभी महीना 1.5 महीना पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव हुए। राजस्थान में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, जिसको बीजेपी ने फोड़कर आमदार खोखे देके किया, और अब वहां पे कांग्रेस आ सकती थी। क्यों इंडिया अलायंस क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस ने अखिलेश को साथ क्यों नहीं लिया? ममता को साथ क्यों नहीं लिया? तो इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोगों को साथ क्यों नहीं लिया? क्यों अकेले कांग्रेस ने लड़ी? क्या नतीजा हुआ? जहां सत्ता थी और जहां आ रही थी, दोनों रियासतें गंवानी पड़ी। और इंडिया अलायंस का पार्ट रहते हुए अखिलेश के बारे में लूज टॉक किए, तकरीरों में तनकीद किए, तो नाराज होकर अखिलेश का जो वोट बैंक था, नाराज होकर उन्होंने वोट नहीं दिए उसको, तो कांग्रेस गिर गई वहां। तो ये बात समझ लीजिए कि आपकी ठीक है असाइम है 14 में एक गट्ठा वोट देके, 19 में एक गट्ठा वोट देके ये अपोजिशन लीडर पे नहीं आए। तो मौजूदा सूरत हाल में हमको कांग्रेस के एजेंडा को समझना पड़ेगा। उसको सब चलता, बीजेपी सत्ता में आए वाली चलती, महाविकास आघाड़ी को बीजेपी सत्ता में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान और दलित नहीं चलते। वरना आप बताओ, इतने मीठे मीठे बात कर रहे उद्धव साहब। औरंगजेब जिसने आतंकवादियों के गोलियां झेला कश्मीर में, वो मुसलमान पे मुझे फक्र है। तो औरंगजेब, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद की फैक्ट्री खत्म हो गई, बंद हो गई। आज भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर आपको मुसलमानों में देशभक्ति नहीं दिखती। तो एक औरंगजेब, एक एपीजे कलाम, एक अब्दुल हमीद तुमको नहीं मिला टिकट देने के लिए। तुमसे तो बाल ठाकरे अच्छे, जो कितना भी मुसलमानों के खिलाफ मुंह पे बोलते थे, लेकिन साबिर शेख जैसे मुसलमान को चुन के भी लाके मंत्री बनाए। तुम्हारे पास एक तो नमक का खड़ा रहना था, एक भी नहीं दिए। और ये 70 साल से वोट लेने वाले कांग्रेस एनसीपी वाले, इनको एक मुसलमान नहीं मिला। और जब आरिफ नसीम खान के खुद के घर को आग लगी, तब इनको मुसलमान याद आ रहे, तब उत्तर भारतीय याद आ रहे। और अब दलील दे रहे कि इतने उत्तर भारतीय हैं, इतने मुसलमान हैं जो आपको अंधे बन के वोट करते। मेरे को सवाल का जवाब देना है, खुद की सीट कट गई, खुद का नंबर कट गया, तब कौम की याद आई आपको। इतने साल से हम कांग्रेस से इसी बात से झगड़ रहे हैं, तब आरिफ नसीम खान हमारे शहरों में आकर मुसलमानों को गुमराह करके इसी कांग्रेस के गट्टर में पाकीज़ा वोट डालने की गलती की वाली। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि हिकमत और बुजदिली में फर्क है। सेना से डराकर, भाजपा से डराकर, डरा कर हमको 40 सालों में बुजदिल बनाया। 1985 में 400 पार वाली कांग्रेस आज 50 के अंदर समट गई। लेकिन 1985 में 2 सीटों वाली पार्टी भाजपा आज 300 पार हो गई।
400 का दम भर रही है, तो हमारे वोट तो एक गट्ठा 85 से अब तक कांग्रेस को ही जा रहे हैं। या तो कांग्रेस की नीयत खराब है या हमारे वोटों की बरकत खत्म हो गई। जिस दिन से राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़कर शिलान्यास किया, खुदा कुदरत ने उस पर जवाल ला लिया, और जिस पार्टी पे जवाल है उस पार्टी को आप अपने पाकिज़ा वोट दे के हिकमत कह रहे हो, तो आपके वोटों को भी कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं। इस बार महाराष्ट्र से कितनी सीटें लड़ा रहे हैं आप वंचित? महाराष्ट्र से तकरीबन अभी कल का नॉमिनेशन का आखिरी देता है, लेकिन कल से मैं धुलिया के लिए निकल गया, तो आज का मुझे फिगर अपडेटेड नहीं है। लेकिन हम 30 से ज्यादा सीटें थी जहां पे हमारे पास में अच्छे तगड़े कैंडिडेट थे। जो हमने 26 की लिस्ट दी थी, वो 26 की वो लिस्ट थी कि जहां हमारे पास में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उसकी तादाद बढ़ के 30-32 के ऊपर तो गई। 30-32 सीटों में फारूक साहब कितनी सीटें आपको लगता है कि आप जीतेंगे? कितनी सीटों पर आपकी जीत होगी? अगर ये मत कहिए कि हम 30 के 30 जीत रहे हैं। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर अखिलियती जमात और सभी संविधान को बचाने वाले सेक्युलर वोटर ने कांग्रेस से गुमराह नहीं हुए और उन्होंने अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत को समझ लिया और हिकमत यहाँ दिखाई कि ये सभी तीसरा जो तबका है इसके साथ अगर ये ताकत आ जाती है, तो इंशाल्लाह हमको तकरीबन जगह पे कामयाबी मिल सकती है। तो आप कह रहे हैं संविधान बचाने की जैसी बात कर रहे हैं। हर पार्टी ये कह रही है कि संविधान बचाना है। शिवसेना कह रही है, राष्ट्रवादी कह रही है, आपको बताऊं मैं कांग्रेस कह रही है, और कहने और करने में फर्क। तो सभी कह रहे हैं राष्ट्र बचाना संविधान को है, हमको एक इकट्ठा वोट मारना है, वोट को बांटना नहीं है। मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार किसने दिया? संविधान ने दिया ना। बिल्कुल। तो मुसलमानों को संविधान बचेगा तो अपने इलेक्शन लड़ने का इख्तियार साबित रहेगा। तो ये संविधान तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी से उन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकार ही खत्म कर दिया ना। तो उसमें लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमानों को टिकट दिया, पिछड़ों को दिया, ओबीसी को दिया, माइक्रो ओबीसी को दिया, आदिवासियों को दिया, भटकों को दिया, विमुक्तों को दिया, लिंगायतों को दिया, तमाम तबकात को टिकट देने अब ये होगा कि जहां पर आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं या जहां पर दलित समाज, जैसे आप कह रहे हैं कि हर समाज के कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है, 30 सीटों पर आपको जब एक गट्ठा वोट मिलेंगे, मुस्लिम समाज का एक गट्ठा वोट पड़ेगा आपको दलित समाज का एक गट्ठा वोट पड़ेगा, तो इससे फायदा किसको होगा? अगर आपकी सीटें वहां से नहीं आती है तो फिर आपके ऊपर भी इल्जाम लगेगा, जैसे दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगता है बीजेपी की बी टीम है, तो लोग तो आपको भी कहेंगे कि आप भी बीजेपी की बी टीम है। जहां जहां पर भी अंबेडकरवादी वोट बैंक के ऊपर मुसलमानों ने यकीन दिखाया, वहां वहां पर कामयाबी हुई है। और ये कामयाबी इस बात की दलील है कि आप अगर नया तजुर्बा करोगे तो फिर कुछ उसके अंदर भी हिकमत का फायदा होगा। आखिर जब तक तजुर्बे नवे करते बैठे नहीं कर रही है ना कांग्रेस 2019 में सिवाय कांग्रेस को जनता जाए किसके साथ? कांग्रेस के बीजेपी सिवाय महाविकास आघाड़ी हमारे साथ आ जाओ कह रही है, अभी वंचित बहुजन आघाड़ी कह रही है हमारे साथ आ जाओ। किस गणित पे जा रहे तो जाएंगे किसके पास? नहीं तो लोग भी कंफ्यूज है ना, लोग कहते हैं कि हमारा वोट खराब ना हो जाए। आपके औरंगाबाद चाहते हैं कि हमारा वोट खराब ना हो। औरंगाबाद का अपवाद अगर छोड़ दे तो बाकी कोई भी जिले में मुसलमान सिवाय कांग्रेस के वोट डालने के ज़हनियत में नहीं है। चंद उलमा भी आके सेना बीजेपी से डराते, समाजी लोग भी एक हो के इलेक्शन में 5 साल हमारे जैसे जो। तो इस बार आप कम से कम उनके साथ चले जाते, जो सीटें आपको मिल रही थी उस सीटों पे अगर आप बढ़ा के ले लेते, आप जगह 4 की जगह आप 8 कर लेते, वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए रिपब्लिकन मूवमेंट के रासू गवई कांग्रेस के साथ गए, रामदास आठवले कांग्रेस के साथ गए, कवाड़े कांग्रेस के साथ गए। इस कांग्रेस ने उनको साथ में लिया। पहली बार 4 सीटें दी, दूसरी बार 2 दी, तीसरी बार का 1 भी नहीं देंगे, तो मजबूरन अब उनकी वजूद खत्म हो गया, तो ये सेना बीजेपी में चले गए। प्रकाश अंबेडकर साहब अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं, अपनी शर्तों पे अलायंस करना चाहते हैं, वो अपनी शर्तों पे अड़े हैं। इसलिए आज एक अंबेडकरवादी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपना वजूद बचाए और बनाए रखा हुआ है। आज वो समाज प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में ताकत से खड़ा है, अपनी शिनाख्त के साथ में, क्योंकि अपना वजूद बचेगा। आपको संविधान की जितनी पड़ी है ना, उससे ज्यादा इस मुल्क में संविधान पे निष्ठा प्रेम रखने वाला सबसे बड़ा समाज अगर कोई है तो अंबेडकरवादी समाज है। आपको मैं याद दिला दूं कि आपको जमीन खरीदने का, घर बनाने का,
शादियां करने का, बारात निकालने का, तालीम लेने का इख्तियार संविधान के पहले भी था। लेकिन आज का जो अम्बेडकरवादी समाज है, आज का जो आदिवासी माइक्रो ओबीसी है, ये तालीम से महरूम था, जमीन से महरूम था, घर बनाने से महरूम था। इतना ही नहीं, शादी में बारात निकालने और घोड़ी पे बैठने का इख्तियार नहीं था। उनको उनके जिंदगी का वजूद ये संविधान ने दिया। तुमसे ज्यादा संविधान की कीमत ये अम्बेडकरवादी जानते हैं। इनको संविधान तुमसे 4 घर आगे रहेंगे संविधान बचाने में। अगर संविधान बचाना है, अपने शरई इख्तियार को बचाना है, सेक्युलरिज्म को बचाना है, तो जो ईमानदारी से संविधान के ऊपर निष्ठा रख के लड़ाई लड़ रहा है, वो अम्बेडकरवादी समाज के साथ सभी संविधानवादी सेक्युलर लोगों ने जाना चाहिए। फारूक साहब, एक सवाल करके मैं औरंगाबाद की बात पे आऊंगा। अगर इससे किसको फायदा होगा? कांग्रेस राष्ट्रवादी को होगा, शिवसेना को, या बीजेपी को फायदा होगा आपकी 30 सीटें लड़ाने में? क्योंकि लगभग 30 सीटें तो आपकी निकलेगी नहीं, ये तो आपको ही पता है अच्छे से। लगभग सीटें अगर आपकी, आप ये मानते हैं कि निकल जाएगी, आपको अगर ऐसा लगता है कि भी हमारी कम से कम जितनी भी सीटें निकले, जहां से आप गिरेंगे वहां से किसको फायदा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जब पश्चिम बंगाल में जाके 100 सीटें लड़ाती है, यूपी में जाके 100 से ज्यादा सीटें लड़ाती है, और जो रियासत में उनका कोई वजूद नहीं सब है, नेशनल पार्टी वहां जाके लड़ाती है। अरे तो ठीक है, हम बैठे ना, ठीक है, हम सत्ता में कई साल उन्होंने, हम स्टेट सत्ता में कई साल उन्होंने देश को संभाला है साहब। पार्टी होने का उन्होंने मकसद देश को संभाला है। बीजेपी को लाना है? नहीं, बीजेपी को लाना नहीं, लेकिन लाना है। उन्होंने संभाला है देश को। रीजनल पार्टियों का वजूद खत्म वंचित बहुजन आघाड़ी के पास तुम उस लायक है ना, नहीं अंदर है। अरे भैया, हमारे पास में वोट है, आपके पास हमारे पास लीडर है, सही है, लेकिन आपके पास में चेहरे नहीं है साहब। हम बिल्कुल ला सकते हैं। बड़ा चेहरा है प्रकाश अम्बेडकर के अलावा, आपके पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। चेहरा काफी है, तो वो चेहरा है, लेकिन आपको जिनके साथ जाना चाहिए था, आप खुद नहीं गए, आप खुद गए नहीं, और आप कांग्रेस के बारे में आप सूरज आप कांग्रेस के साथ हो रहे हैं। जो नेशनल पार्टी है, जिन्होंने देश को संभाला है 75 साल, बर्बाद किया, संभाला नहीं है, संभाला है ना। 1985 के बाद कांग्रेस ने ही देश को बर्बाद किया। कम्युनल पॉलिटिक्स कांग्रेस लाई, मंदिर मस्जिद का झगड़ा कांग्रेस लाई, बीजेपी और आरएसएस को बचाने का काम, 2002 के मोदी को बचाने का काम कांग्रेस ने किया। जब से उन्होंने देश को बर्बाद करना शुरू किया, तब से उनकी कामयाबी नहीं है, नाकामयाबी उनका मुकद्दर बन गई है। तब से वो हार रहे हैं, तब से घट रहे हैं। 400 पार वाली पार्टी 40 सीटों पे सिमट गई। अब भी अगर वो पार्टी को और वोट देने वालों को इस बार आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? कौन रहेगा सरकार में? देखिए, मैं नजूमी नहीं, मैं अतीत पे बात कर रहा हूँ। जो हो गया उसका मेरे पास आंकड़ा है, सबूत है। 30 सीटें आपको, आप 30 सीटें हमारे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हमारे 30 सीटें लगभग हम लोग जीत रहे हैं। 14 में आप 30 सीटों में लगभग जीत रहे हैं, आपने 14 में वोट दिया, 30 सीटें जीतकर भी तो आप सरकार में नहीं बैठ रहे हैं ना साहब। जवाब तो लो ना, आप सरकार में वैसे भी नहीं बैठेंगे, आपको किसी ना किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। आपको जवाब चाहिए? बिल्कुल चाहिए मुझे, या मैं आपका इंटरव्यू लूं? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। मेरा जवाब ये है, 14 में आपने 1 गट्ठा वोट जो कांग्रेस को दिए, उसकी जो 2-5 सीटें आई। 19 में 1 गट्ठा वोट दिया, उसकी जो 2-5 सीटें आई, 50 सीटें आई। जब मुल्क के अंदर मुसीबत आई, जब भाजपा का सितम हुआ, जब साजिशें हो, एनआरसी का हो, पीएफआई का हो, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के तस्वीर को लेके दंगे फसादात हो, स्टेटस को लेके पुलिस केस हो, मस्जिद के अजान के ऊपर हनुमान चालीसा की राजनीति हो, तब तुमने जिसको वोट दिया, ना वो पार्टी आई, ना वो पार्टी का लीडर आया। हारने के बावजूद महाराष्ट्र के फिसादात रोकने का दमखम प्रकाश अंबेडकर साहब ने और वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिखाया। ये 5 सालों में महाराष्ट्र में दंगे अगर नहीं हुए या दंगों को रोका गया, फिसादात को रोका गया, तो वो सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब। ये ताकत है, आमदार खासदार की बात मत करो। अंबेडकर इस मुल्क का एक ब्रांड है, और वो ब्रांड संविधान निर्माते बाबा साहब अंबेडकर से बना हुआ है। आज उसकी खून की नहीं, विचारों की भी विरासत लेके चलने का संविधान बचाने के लिए तो आपको पार्लियामेंट तो जाना पड़ेगा ना, रास्ते पे उतरना पड़ेगा। पार्लियामेंट में तो नहीं जाने दे रहे ना, पार्लियामेंट में तो आपको रहना पड़ेगा। आप नहीं जाने दे रहे, पार्लियामेंट में आपको रहना ही पड़ेगा ना। आपको पार्लियामेंट में कुछ आपके नुमाइंदे भेजना पड़ेगा। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के साथ नहीं जमा, बैठा हूँ, ये तीनों पार्टियों के साथ आपका नहीं जमा। 2019 में तो आपने रिजल्ट आपकी आंखों के सामने देख लिया था। आप मैं क्या बोल रहा हूं, हमको हमारा दिन बोलते रिजल्ट देख लिया था। किसी को सवाल भूल गया, एक बार आजमाओ तो दूसरी बार आजमाओ। नहीं, ये बात मेरी सुनिए। आप क्या मालूम क्या, फिर आप भी वैसे कह रहे हैं। जब 19 में आपको रिजल्ट लग गया था, इतना बड़ा रिजल्ट आपने देखा था महाराष्ट्र के अंदर, आपको सीट मिली थी, मुसलमान आपके साथ आ गया था।
मुसलमान आने की वजह से मुसलमान बता रहा हूं मैं और आपको, हम वही कह रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा मुसलमान हूं। आना, लेकिन इस बात का ऐसा है ना, किसी पार्टी का मैं मोहताज है क्या, नहीं ईमान साहब, की वजह से उनके आएगा? पास तो गट्ठर से फिर वोट पड़े हैं आज। लोकसभा में साथ थी, फिर वही तो लोकसभा मैं बोल रहा हूं में आपको। क्यों नहीं दिया मुसलमानों ने वोट? लोकसभा में आपके साथ थे, मुसलमानों ने आपको लोकसभा वोट दिया था, क्यों नहीं दिया था एमआईएम साहब? को छोड़ने के बाद नहीं साहब, एमआईएम को साथ लेने के बाद महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, औरंगाबाद एक एक्सेप्शन छोड़ दे तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने प्रकाश अंबेडकर साहब को कहा तुमने एमआईएम को साथ लिया, मुसलमानों को नहीं। मुसलमान एमआईएम के कोई बंधे हुए नहीं है, ये मुसलमानों ने कहा। उन्होंने कहा कि आईसी और एमआईएम हमारी क़यादत नहीं है, मुसलमानों ने उनकी क़यादत को नकारा था। उन्होंने अगर कबूल किया होता तो आज भी वो कायम रहता, लेकिन वो खुद कौम मिल्लत को, खुद को कांग्रेस की इतनी गुमराही है, उससे बाहर वो आ नहीं रहे। महाविकास आघाड़ी की गुमराही मौजूदा इसमें है कि नहीं है? जिस शिवसेना को बदुआएं देते थे, उंगलियां तोड़ते थे, लाइन लगाकर उसको वोट देने की तैयारी है, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं है। सेना को डर के, बीजेपी को डर के वोट करने की तैयारी है। डरने की राजनीति करते हो, लड़ने की राजनीति करो तो मुजाहिदीन की कौम हो। तुम्हारी कौम डरने वाली नहीं है, क्योंकि जहां ईमान है वहां डर नहीं है, जहां डर है वहां ईमान नहीं होता। हमारे बुजुर्ग बोलकर गए, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा है कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर की जिंदगी जीना बेहतर है। और आज लड़ो। आपको इलेक्शन के अंदर एक तरीका है, इलेक्शन में मुत्तहिद हो जाओगे तो अपने आदमी चुना कर ला सकते हो। सीटें ही नहीं दी तुमको महाविकास ने, क्या चुना के लाओगे? हमने 7 मुसलमानों को सीटें दिए, अकेले बंबई में 6 में के 3 हमने स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट दिए। वहां पे हमने शिया बिरादरी का दिया है, वहां देवबंदी बिरादरी मसलक का दिया है, वहां पे हमने अहले सुन्नत का दिया है। हमने मसले के एतबार से भी इख्तिलाफ नहीं किया, इंसाफ दिया। औरंगाबाद जो में तुमको अपनी क़यादत दे रहा। आखिरी बात सुनो साहब, जब टिकट मिलता ना, इलेक्शन होता, अवाम ने वोट दिया तो वो खासदार बनता, अवाम ने वोट दिया तो वो आमदार बनता। खुदा ना खास्ता वोट कम पड़ के तुम हार भी गए तो वो खासदार आमदार नहीं भी बना ना, वो कौम का लीडर बनता, समाज का लीडर बनता, पार्टी का लीडर बनता। अगर आप 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट लेके हार भी गए तो एडमिनिस्ट्रेशन पे 5 साल हुकूमत रहती है कि 2.5 लाख वोट वाला कैंडिडेट है, एक दरारा बनता है। तुमको सीटें ही नहीं मिल रही तो क़यादतें कहां से पैदा होगी? क़यादतें वो फ्लेक्स लगाकर, बैनर लगा के लीडर नहीं बनता, इलेक्शन लड़के बनना पड़ता है, आंदोलन चला के बनना पड़ता है। आज तुम्हारी सियासत लीडर बनने की फैक्ट्री को ये महाविकास आघाड़ी ने बंद कर दिया। महायुति ने, बीजेपी ने वोट बिना लिए हम पे जुल्म किए और महाविकास ने हमसे वोट लेकर जुल्म किए हुए। आपको फर्क करना है ये दोनों में, और असली लड़ने वाले जो रास्ते पे उतरने वाले उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। अब उसके अलावा जैसे औरंगाबाद की जब बात पे आते हैं, यहाँ पर भी आपने उम्मीदवार दिया क्यों है। आते तुम औरंगाबाद की तो बात पे? औरंगाबाद में जरूर आना पड़ेगा ना आके फिर और- वही नहीं वहां नहीं लाएंगे सर, वहां नहीं लाएंगे, वहां नहीं लाएंगे सर, वहां नहीं लाएंगे। लेकिन सवाल तो पूछना जरूरी है आपसे, क्योंकि आप एक पूछो ना। प्रवक्ता है और बड़े मंजे हुए, क्योंकि आप भी एक पत्रकार रह चुके हैं। अभी मेरा सवाल आपसे ऐसा है, एक जो एक पत्रकार अच्छे प्रवक्ता और अच्छे पॉलिटिशियन बनते, आप आ जाओ। नहीं सर, मैं शुक्रिया बहुत बहुत, मैं आजा, जा रहा हूं, बहुत आजा, अच्छा हूं। एक सवाल मेरा ऐसा बनता है कि बीच में आपने भी देखा होगा औरंगाबाद अपडेट्स पे अफसर खान साहब ने कहा था कि मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से टिकट शायद अभी तक बीफॉर्म नहीं आया है। फिर उसके बाद में मैंने उनसे सवाल भी किया था कि आपको हो सकता है कल मिल जाए, तो उन्होंने उस पेपर कहा था कि भाई अभी इस वक्त कोई संभावना मुझे नहीं नजर आ रही। लेकिन इलेक्शन जिस वक्त हो गया अकोला का, उसके दूसरे दिन 27 तारीख के दिन में डिक्लेयर होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से टिकट जो है उनका डिक्लेयर हो चुका है। तो ये क्या था? ये औरंगाबाद में ना चंद लोग इतने चालाक हैं, उन्होंने क्या किए, उनको ये सब मालूम कि बाला साहब और पूरी पार्टी अकोला में बहुत बिजी थी। वहां पर ऐन वक्त पर यही कांग्रेस के लोग गुमराह करके आरएसएस का, खुलेआम आरएसएस का, कांग्रेस का कैंडिडेट उसकी तरफ मुसलमानों को मोड़ रहे थे, उसकी तरफ दिगर। तो उस वक्त हम पूरी पार्टी के जिम्मेदार वहां बिजी थे। किसी ने एक फेक लेटर बना के चला दिया कि अफसर खान का कैंडिडेट बदलकर किसी और को बनाए, हूबहू लेटर बनाया जैसे हमारे पेज पे आ रहे थे। यस, यस, लेकिन उसको चलाकर अफसर खान को गुमराह कर रहे और उनको बदगुमानी में मुलविस कर रहे। ये देखो ये लेटर फेक नहीं है, सही है, तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आखिरी टाइम पे आएगा, क्या वजह है तुमको बीफार्म नहीं दिया? जबकि बीफार्म जो है वो आखिरी वक्त तक भी दे सकते हैं। लेकिन उनको किसी ने मिसगाइड करने से उजलत में आ गए, और वो उजलत में उन्होंने फोन किया, शायद साहब को किया होगा, मेरे जैसे किसी को, बिजी होने से उठाए नहीं। तो उनको क्योंकि उन्होंने एक दिल बना लिया है,
अफसर खान साहब की सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने एक मुसलसल इरादा बना दिया है कि जो इत्तेहाद था दलित मुसलमानों का, जो ओबीसी हिंदुओं का जो एक भरोसा था, जिसको तोड़ने का काम एक बंदे ने किया, वो इत्तेहाद को जिंदा करने का काम मैं करूंगा, तन मन धन से करूंगा। उनको एक जुनून सा है इसमें, और जो पूरे दिगर समाज है वो उनके साथ खड़े हुए। आइन वक्त पे उनको लगा कि खुदा ना खास्ता अगर बी फार्म नहीं पहुंचा और मेरा अगर कैंडिडेचर नहीं टिका तो फिर मैं ये ना हो जाऊं और बाद में लोग ये ना बोले कि तुमको तो बी फार्म ही नहीं मिला, आप क्यों खड़े रहे थे। इसलिए उन्होंने उनका वो दूसरा इरादा जताया कि अगर बी फार्म नहीं भी आता है तो मैं अपक्ष लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा। कोई मुखालिफिन अगर बीच में साजिश कर रहे होंगे मेरा बी फार्म काटने की, कैंडिडेचर बदलने की, तो ये ना समझे कि बी फार्म नहीं मिलने से, उम्मीदवार बदलने से अफसर खान रास्ते से हट जाएगा। मैं रास्ते का कंकर नहीं हूं, पहाड़ बन के खड़ा हुआ हूं रास्ता अड़ाने के लिए। ये उनका मुजाहरा करने के लिए उन्होंने वो प्रेस ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मसरूफ होने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो कुछ मामला हुआ। एक आरोप फारूक साहब ये भी लगता है कि भाई प्रकाश अंबेडकर साहब को मुस्लिम वोटिंग चाहिए थी। अकोला के अंदर मुस्लिम वोटिंग का एक गट्ठा जो था, बहुत इनके बहुत पास बड़ा तादाद में जो गट्ठा था, मुसलमानों के गट्ठा जो है आपको चाहिए था। इसलिए ये अकोला है, वो तो अकोला है। जो लोग प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट नहीं देना चाह रहे थे या नहीं दिए होंगे, तो उन्होंने क्या मजलिस को सुन के वोट दिए, इनके समर्थन से वोट दिए। सवाल अकोला का ही नहीं, महाराष्ट्र का भी मुसलमान कोई पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि किसी एक पार्टी से मुसलमान बंध के रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो उनका जो समर्थन या जो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने गलती की है। जब उनको इलेक्शन लड़ना नहीं था तो 10 साल में आप कभी वहां जाते नहीं, और ऐसे इलेक्शन में आप अपने बड़े भाई के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर माहौल में खलबली बना के एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि गलती हुई, इसलिए उन्होंने उसको साझा किया। प्रकाश अंबेडकर का आपके साहब के छोटे भाई आनंद अंबेडकर साहब जो है, उनको इमाम की तरफ से समर्थन मिला था और वहां पर जाकर सभा भी की थी। इमाम के खासदार इम्तियाज जलील ने सभा भी की थी, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो उनके प्रचार के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। अब एक तरफ देखा जाएगा कि अफसर खान साहब के जो है सपोर्ट में प्रकाश अंबेडकर साहब रहेंगे, और अगर इमाम के सपोर्ट में वो आए तो आपको क्या लगता है, एक तरफ प्रकाश अंबेडकर साहब देखने मिलेंगे एक स्टेज पर, और एक स्टेज पर आनंद अंबेडकर साहब देखने मिलेंगे, तो आपको कैसा लगता है? अब देखिए, एक खानदान के अंदर एक से ज्यादा लोग सियासी तहरीकें चला सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब दिगर लीडरों के जैसे नहीं, जो अपने छोटे भाइयों को दबा के रखे, डरा के रखे, यहाँ तक कि जा यहाँ नको जाओ, ऐसा मिजाज उनका नहीं है। वो संविधान निर्माता के पोते, उन्होंने हर एक को इख्तियार दिया है। उन्होंने अपने बीवी अपने बच्चों को इख्तियार दिया है कि भाई तुमको जो करना है, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी आजादी। वैसे उन्होंने अपने भाइयों को दिया, वैसे वो अपने पार्टी के लीडरों को भी देते हैं। ऐसे हंसी मजाक में एक बार हमारे एक साथी को कोई तो पार्टी ने ऑफर दी थी कि भाई तुमको हम इतने पैसे देंगे, इतनी गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, हमारे पास आओ। हंसते हंसते उसने बोला, साहब मेरे को ऑफर है। साहब बोले तेरा दिल बोल रहा तो चले जा। यानी वो अपने किसी को रोकने का काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उनके भाई साहब जो है आनंद राज अंबेडकर साहब, वो भी बाबा साहब के पोते हैं, खून है। वो अपनी एक तहरीक, अपनी संगठन चलाते हैं। उनकी संगठन क्या निर्णय लेती है इस पे हमारा इख्तियार नहीं है, वो उनका इख्तियार है। लेकिन लोगों ने भी अपने मफाद के लिए दो घरों के अंदर दो लोगों में कोई इंतजार न बने, उनमें आपस में फूट ना हो, इसका एहतियात, क्योंकि कुछ घराने हैं जो भारत की जमहूरियत को बचाने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर तो भी उनकी मिठास और इखलास में हमारी वजह से नमक खड़ा न जाए, इसका एहतियात करना चाहिए करने वालों ने, अपने फायदे के लिए। दो भाइयों में एक आखिरी सवाल मेरा फिर ऐसा बनता है, जैसे कि आपने 30 सीटें पूरे महाराष्ट्र से लड़ा रहे हैं, 48 में से 30 सीटें आप लड़ा रहे हैं, जहां पर ऐसी ऐसी जगह आपने चुनी, जैसे धुलिया में आपने अब्दुल रहमान साहब को टिकट दिया है। वो बड़ा एक बड़ा चेहरा आपको मुझे लगता है, वो बहुत पढ़ा लिखा चेहरा है। बड़े और एक खास बात उनकी पता ये चला था, बात ये चला पता ये चला था कि बीच में कुछ उनका कोर्ट मैटर हुआ था, उसकी वजह से खलबली थोड़ा सा बच गया था। लेकिन उनके अपोजिट में अगर देखा जाए तो मुफ्ती उमरैन साहब का नाम भी चल रहा था। मौलाना मुफ्ती उमरैन साहब, मेरे ख्याल से उन्होंने भी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं। और फिर ये हो जाता कि मुस्लिम वोट का गट्ठा एक जगह अलग गिरता, एक जगह मुस्लिम वोट का गट्ठा अलग गिर जाता, फिर वहां से फायदा किसी और को होता। फिर आप कांग्रेस को कोसते कि भाई कांग्रेस ने हम लोगों को जो है तो वो किया, जैसे आप मैं बता रहा हूँ, मैं वही आपको आगे लेके जा रहा हूँ, सवाल पे लेके जा रहा हूँ।
सवाल पूरा सुन लीजिए। मैं दे रहा हूं आपको, आप सवाल सुन लीजिए ना, मिसाल दे रहा मैं आपको ये मिसाल सुनाइए। दुनिया वहां नहीं जहां वो बोल रहा ना, जी। मैं आपको मदद कर रहा हूं। विधानसभा में नांदेड़ दक्षिण में फारूक अहमद नाम के मुसलमान का वंचित ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, टिकट डिक्लेयर कर दिया। 6 दिन हो गए, कल आखिरी दिन है 3 बजे फॉर्म भरने का, और अचानक सुबह कांग्रेस का एक कम पढ़ा लिखा, कांग्रेस का 4 बार चुन के आया वाला, कांग्रेस का वो जो बोले ना वो जाहिल है, गुंडा है, ऐसे ही शख्सियत को अचानक लाके फॉर्म भर दिया, अचानक लाके खड़ा कर दिया। ये मिसाल लो ना, वो तो वहां नहीं है ना, वहां पे दुनिया में उमर साहब ने खुद कह दिया ना लड़ रहा। तो मैं वही तो आपको लेके जा रहा हूँ सवाल की तरफ, आप सवाल ही सुनने को तैयार नहीं। पूछो ना पहले, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसमें क्यों करे। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। 30 सीटें आप यहाँ से लड़ा रहे हैं, बोलते ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप 30 सीटें यहाँ से लड़ा रहे हैं महाराष्ट्र से, आप जहां जीत रहे हैं वहां तो आपको मुबारकबाद, लेकिन जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम और दलित वोट आपको गट्ठा गट्ठा मिलेंगे, आपका ऐसा मानना है, तो जहां पर अगर आपकी विन नहीं होती है वहां पर किसको फायदा होगा? मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। जीते भी तो हम लड़ने वाले हैं आवाम के लिए, खुदा ना खास्ता हारे भी तो हम लड़ने वाले। लड़ना एक अलग बात होगी, आप फायदा किसको हो सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अगर ये सोचे 30 सीटों में से हमारे नबी अगर आपकी 15 सीटें भी आती है ना, 30 सीटों में से अगर आपकी 15 सीटें भी आती है तो आप जाएंगे किसके साथ? जब जंग लाजिम हो जाती है आप जाएंगे किसके साथ? हार जीत मायने नहीं रखती, लड़ना आपका पड़ता। कांग्रेस के साथ नहीं जम रहा है तो दुश्मन आपका शिवसेना के साथ जंग ही नहीं होगी, शिवसेना के साथ नहीं जम रहा है, आपका कांग्रेस के साथ नहीं जम रहा है, क्यों जमेगा? आपका राष्ट्रवादी के साथ नहीं जम रहा है, आपका इमाम के साथ नहीं जम रहा है, फिर आप जाएंगे किसके साथ? आपकी अगर 15 सीटें भी आ जाती है महाराष्ट्र से, 48 से 15 भी सीटें आपकी 30 में से आ गई, जमा कर तो जाएंगे किसके साथ आप? देखिए फिर ये हो जाएगा कि आप किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। तुम्हारा सवाल रहता है या जवाब? नहीं, जवाब नहीं दे रहा हूं मैं आपको, सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपकी 15 सीटें भी आ गई, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी कहीं कहीं की सीटें आने वाली, आपको लग रहा है लगभग कि हम जीत के आ जाएंगे, अगर आपकी सीटें आ गई आपकी, फिर जाएंगी किसके साथ? आपको राष्ट्रवादी नहीं लग रही है? हमारे साथ बाकी आएंगे। आपको मालूम इस मुल्क में एक वजीर आजम होकर गए, गुलजार, क्या नाम है उनका, गुजराल साहब के पार्टी के 7 खासदार थे, खाली 5-7 खासदार वाली पार्टी का वजीर आजम बना। तो अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, 15 खासदार चुन के ला लेंगे तो इंशाल्लाह फिर मुकद्दर में लिखा है तो वजीर आजम की कुर्सी भी सलाम करने आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये थे वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब। जैसे इनसे बात करके पता चली कि महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी अब तक 30 लोगों के नाम जो है बाहर ला चुकी है, 30 उम्मीदवार इनके मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह है किस तरीके का इलेक्शन होगा, कितने सीटें इनके इस बार महाराष्ट्र से आएगी, और 4 जून को पता चलेगा क्या ये किंग मेकर होंगे, क्या होगा। प्रकाश अंबेडकर साहब जो है तो आज औरंगाबाद में हैं, आज इनकी सभा रहेगी शाम में, वहां पर भी हम लोग देखेंगे प्रकाश अंबेडकर का साहब को सुनाने की आपको कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल पे, जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।